दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वॉशरमैन एंड द पॉटर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वॉशरमैन का मतलब होता है धोबी और पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे पॉटर कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द वॉशरमैन एंड द पॉटर, मतलब कि धोबी और कुम्हार। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a washerman's donkey entered the potter's yard and broke all the pots। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आज की ये जो हमारी कहानी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्टोरी में भी देखेंगे कि बहुत सारे आपको यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य मिलेंगे, और आप देखेंगे कि वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो आपको बहुत सारी सेकंड फॉर्म सीखने का मौका मिलेगा। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ वॉशरमैन्स डोंकी। दोस्तों यहाँ वॉशरमैन के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है जब हम किसी नाम के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तब एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का के की। तो इस लाइन का ये अर्थ हुआ कि एक बार आ वॉशरमैन्स डोंकी मतलब एक वॉशरमैन्स डोंकी मतलब एक धोबी का गधा एंटर्ड द पॉटर्स यार्ड, और एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, घुस जाना। घुस गया कहाँ पर? द पॉटर्स यार्ड। पॉटर का मतलब है कुम्हार, और ये हो गया पॉटर्स यार्ड, और यार्ड का मतलब है आंगन या फिर बाड़ा, मतलब एक कुम्हार के आंगन में घुस गया। एंड ब्रोक और तोड़ दिए, और ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म में ब्रोक तोड़ दिए, ऑल द पोट्स सारे बर्तनों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक धोबी का गधा कुम्हार के आंगन में घुस गया एंड ब्रोक ऑल द पोट्स, और उसने सारे बर्तनों को, जो पोट्स थे सबको उसने तोड़ दिया। द पॉटर बीट द पुअर डोंकी बैडली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वर्ड है बीट, इसको यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है BEAT वो बीट होती है, और ये भी सेकंड फॉर्म है BEAT। दोनों की जो स्पेलिंग है वो सेम है, लेकिन जब हम इसको सेकंड फॉर्म के रूप में पढ़ेंगे तो इसको बैट पढ़ा जाएगा, और बैडली का मतलब बुरी तरह से। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द पॉटर बैट द पुअर डोंकी बैडली, मतलब कुम्हार ने उस बेचारे गधे को बुरी तरह से पीटा। आगे देखिए, द वॉशरमैन रश्ड टू इट्स रेस्क्यू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? रश का मतलब होता है किसी जगह पर तेज़ी से भागकर पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। और रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को संकट से किसी को बचाना, उसे रेस्क्यू कहा जाता है। और दोस्तों ये जो इट्स है इसका मतलब है उसका। तो इस लाइन का क्या मतलब? और ये जो है ये उस गधे के लिए यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द वॉशरमैन रश्ड टू इट्स रेस्क्यू। जो वॉशरमैन था, जो कुम्हार था, सॉरी जो धोबी था, वो उसको बचाने के लिए दौड़ा, या कह सकते हैं वो उसको बचाने के लिए गया। ही पेड फॉर द ब्रोकन पॉट्स बट द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये पे की सेकंड फॉर्म में पे का मतलब होता है अदा करना, कुछ पैसों का पैसों को देना, और ये सेकंड फॉर्म में ही पेड फॉर द ब्रोकन पोट्स, और ब्रोकन एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही पेड फॉर द ब्रोकन ओट्स, मतलब उसने जो टूटे हुए बर्तन थे उसके लिए उसने पैसे अदा किए, मतलब पैसे दिए।
बट लेकिन द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री। और दोस्तों ये जो वर्ड है स्टिल, इसका मतलब होता है अभी भी या फिर भी। बट द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री, लेकिन जो पॉटर था, कुम्हार था, वो अभी भी, या कह सकते हैं वो फिर भी गुस्सा था। एंग्री मतलब गुस्सा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही पेड फॉर द ब्रोकन पोट्स बट द पॉटर वॉज स्टिल एंग्री, मतलब उसने टूटे हुए बर्तनों के लिए पैसे अदा किए, लेकिन फिर भी जो कुम्हार था वो नाराज था। चलिए आगे देखिए। ही वेंट टू किंग अकबर एंड सेड। और दोस्तों ये जो ही है, ही का मतलब वह है, और ये उस कुम्हार के लिए यूज़ किया गया। ही वेंट टू किंग अकबर एंड सेड, मतलब वह राजा अकबर के पास गया और कहा, योर मजेस्टी, मजेस्टी मतलब महाराज, मतलब योर मजेस्टी मतलब महाराज, द शाह ऑफ ईरान सेज हिज एलिफेंट्स आर वाइट एंड क्लीन। उसने क्या कहा कि महाराज, जो ईरान के जो शाह हैं वो कहते हैं हिज एलिफेंट्स, जो उनके हाथी हैं, आर वाइट वो सफ़ेद हैं, एंड क्लीन और वो साफ़ हैं। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल आर्स, आर मतलब जबकि जो हमारे हैं, आर ब्लैक वो काले हैं, एंड डर्टी और गंदे हैं। सर मतलब कि श्रीमान, द शाज वॉशरमैन क्लीन हिज एलिफेंट्स डेली। क्या मतलब उसने क्या कहा, और यहाँ पर शाह के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। मतलब कि श्रीमान शाज वॉशरमैन, जो शाह के जो वॉशरमैन है मतलब जो धोबी हैं, क्लीन हिज एलिफेंट्स डेली, वो अपने हाथियों को रोज़ साफ करते हैं। चलिए आगे देखिए। अकबर डिक्लेयर्ड ऑल द वॉशरमैन इन आगरा मस्ट वॉश आर एलिफेंट्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, डिक्लेयर का मतलब होता है कि चीज़ को घोषित करना, किसी चीज़ की घोषणा कर देना। जो अकबर थे उन्होंने घोषित कर दिया, मतलब इस चीज़ की घोषणा कर दी। ऑल द वॉशरमैन मतलब ऑल द वॉशर मतलब जो सारे वॉशरमैन हैं, धोबी हैं, इन आगरा, आगरा में, मस्ट वॉश आर एलिफेंट्स। और दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। मस्ट का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है जब हम किसी भी तरह की कोई एडवाइस देते हैं, जो कोई भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, जहाँ पर कोई ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई ज़रूरी सलाह होती है, उसको देने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, अकबर डिक्लेयर्ड, जो अकबर थे उन्होंने घोषणा कर दी, ऑल द वॉशरमैन इन आगरा मस्ट वॉश आर एलिफेंट्स, मतलब कि जो सारे धोबी हैं आगरा में, उन्हें अवश्य ही हमारे हाथियों को धोना चाहिए। चलिए आगे देखिए। सर मतलब कि श्रीमान, माई नेबर वॉशेस वेरी वेल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो उस वाक्य की जो टेल पर ताहे तिहे तेहे जैसे शब्द आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसकी टेल पर ताहे तिहे तेहे होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा इस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है माय नेबर, जो कि एक सिंगुलर नाउन है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं और यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। WASH वॉश का मतलब धोना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप इसके साथ ES जोड़ देंगे तो ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, उसको हम पढ़ेंगे वॉशेस। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, श्रीमान मतलब कि सर, माई नेबर वॉशेस वेरी वेल, जो मेरा पड़ोसी है वो बहुत अच्छा धोता है। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से धोता है। ही कैन स्क्रब ऑल आर एलिफेंट्स। स्क्रब का मतलब होता है किसी चीज़ को रगड़ना, रगड़ के किसी चीज़ को साफ करना, उसे स्क्रब कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कैन स्क्रब ऑल आर एलिफेंट्स, मतलब वह हमारे सभी हाथियों को रगड़ कर साफ कर सकता है। ही सेड, उसने कहा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए द वॉशरमैन वॉज कॉल्ड फोर्थ। क्या मतलब हुआ
दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा जैसा यहाँ पर है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वर। तो फिलहाल ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, सो द वॉशरमैन वॉज कॉल्ड फोर्थ, मतलब इसलिए जो वॉशरमैन था, धोबी था, उसको बुलवाया गया। He scrubbed all day long, but the elephants still remained black। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों स्क्रब का मतलब होता है रगड़ कर किसी चीज़ को साफ करना, और ये सेकंड फॉर्म है he scrubbed all day long, मतलब उसने पूरा दिन स्क्रब किया, मतलब रगड़ कर साफ किया हाथियों को, लॉन्ग, बट द एलिफेंट्स स्टिल रिमेन ब्लैक, लेकिन जो हाथी थे वो अभी भी रिमेन्ड ब्लैक, वो काले रहे। और दोस्तों रिमेन का प्रयोग जब किया जाता है जब किसी भी वाक्य में हम ये शो करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कुछ भी एक विशेष अवस्था में बना रहे तो वहाँ पर रिमेन का प्रयोग किया जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है रिमेन्ड ब्लैक, मतलब कि वो हाथी काले ही रहे। चलिए आगे देखिए, ही रियलाइज्ड द पॉटर्स ट्रिक एंड वेंट टू सीक बीरबल्स हेल्प। क्या मतलब हुआ, ही। और दोस्तों ये जो ही है यहाँ पर ये धोबी के लिए यूज़ किया गया, और जैसा आपने स्टोरी में सुना और शायद आपको ये स्टोरी समझ भी आ रही होगी अच्छे से, कि जैसा इस कहानी की शुरुआत में था कि जो धोबी का जो गधा था वो कुम्हार के आंगन में चला गया और उसने सभी बर्तनों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो वहाँ पर कुम्हार था उसने उस धोबी के गधे की काफ़ी पिटाई की। धोबी ने उसके पैसे भी दिए, लेकिन उसके बाद भी वो नाराज़ था जो कुम्हार था, और वो राजा अकबर के पास गया और उसने बताया कि भाई जो हमारे जो हाथी हैं वो बहुत ही ज़्यादा काले हैं, जबकि जो ईरान के जो शाह हैं उनके हाथी जो सफ़ेद हैं और वो बहुत साफ़ सुथरे हैं। तो और उसने ये बताया कि जो मेरा पड़ोसी है बहुत अच्छी तरह से वो धोता है। तो जाहिर सी बात है वो अपने पड़ोसी को परेशान करने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा था। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ही रियलाइज्ड द पॉटर्स ट्रिक एंड वेंट टू सीक बीरबल्स हेल्प। और रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास हो जाना, बोध हो जाना, और ये जो ही है ये उस वॉशरमैन के लिए यूज़ किया गया, धोबी के लिए। तो क्या मतलब हुआ, ही रियलाइज्ड द पॉटर्स ट्रिक, मतलब वह धोबी की जो ट्रिक थी, मतलब जो ट्रिक मतलब चाल, जो जो कुम्हार की जो चाल थी उसको वो समझ गया। एंड वेंट टू सीक बीरबल्स हेल्प, सीक मतलब मांगना, और वो बीरबल के पास उनकी मदद मांगने के लिए गया। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन अकबर स्कोल्डेड द वॉशरमैन। दोस्तों स्कोल्ड का मतलब होता है किसी को डांटना, और ये वर्ब की SCOLD स्कोल्ड मतलब डांटना, और ईडी लगने के बाद ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, अगले दिन अकबर स्कोल्डेड द वॉशरमैन, जो अकबर थे उन्होंने वॉशरमैन को मतलब धोबी को डांटा। बट ही सैड, लेकिन उसने कहा, सायर। और दोस्तों सायर को आप नोट कर सकते हैं, इसका मतलब था राजा साहब। उसने क्या कहा कि राजा साहब, आई नीड अ ह्यूज पॉट टू डिप द एलिफेंट्स वाइल क्लीनिंग दैम। तो उसने क्या कहा, नीड का मतलब था ज़रूरत होना, आई नीड मतलब मुझे ज़रूरत था, आ ह्यूज पॉट मतलब एक बहुत बड़े बर्तन की, टू डिप मतलब डुबोने के लिए, द एलिफेंट्स हाथियों को, वाइल क्लीनिंग दैम उनको क्लीन करने के दौरान, उनको साफ़ करने के दौरान। तो उसने क्या कहा, जब वो मतलब कि अकबर ने जब उसको डांटा तो वो जो उसने क्या कहा कि राजा साहब मुझे एक बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत है हाथियों को उसमें डुबोने के लिए, वाइल क्लीनिंग दैम उनको साफ़ करने के दौरान। चलिए आगे देखिए, और दोस्तों यहाँ पर आप इस सुंदर से चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो उस हाथी को रगड़ कर साफ़ कर रहा है। और आप में से कई सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप पिक्चर भी, मतलब कि जो कहानी का जो चित्र है पिक्चर है उसे भी दिखाई कीजिए। तो कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो आज मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं, और जो चित्र के माध्यम से आप कहानी को और अच्छे से समझ सकते हैं और कहानी को और अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। और दोस्तों जैसा आपने इस कहानी के अंदर देखा कि जो कुम्हार था वो जाहिर सी बात है उस धोबी को कुछ उसको परेशान करना चाहता था, इस वजह से उसने अकबर को ये सब बातें बताई कि जो मतलब कि जो ईरान के जो हाथी हैं बहुत साफ़ होते हैं। तो इस तरह से वो अपनी चाल से उस कुम्हार को थोड़ा परेशान करना चाहता था। लेकिन जब वो कुम्हार था वो समझ गया कि भाई इसके पीछे जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो समझ गया कि जो कुम्हार है मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए वो बीरबल के पास गया और बीरबल ने उसकी मदद की, जिसकी वजह से अब आगे देखिए आगे इसमें क्या होता है।
अकबर आस्क्ड द पॉटर टू बिल्ड अ लार्ज पॉट। क्या मतलब हुआ, जो अकबर थे उन्होंने, और आस्क का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलना। अकबर आस्क्ड द पॉटर, जो अकबर थे उन्होंने पॉटर से कहा, टू बिल्ड बनाने के लिए, अ लार्ज पॉट एक बड़ा बर्तन बनाने को कहा। हाउएवर, हाउएवर मतलब कि हालांकि, व्हेन द एलिफेंट स्टैब्ड इनटू इट, स्टेप का मतलब होता है कहीं पर घुसना, चढ़ना। व्हेन द एलिफेंट स्टैब्ड इनटू इट मतलब जो जब एलिफेंट था, जब वो उसने उस पर पैर रखा, मतलब उसमें वो दाखिल हुआ, उसने पैर रखा इनटू इट, इट ब्रोक वो टूट गया। एंगर्ड अकबर ऑर्डर्ड फॉर अनदर पोर्ट, और एंगर्ड मतलब जो क्रोधित जो अकबर थे, ऑर्डर उन्होंने आदेश दिया, फॉर अनदर पोर्ट एक और बर्तन का उन्होंने आदेश दिया। द पॉटर न्यू, और ये जो पॉटर था मतलब जो कुम्हार था वो जानता था, ही हैड बीन आउटविटेड। और दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी वाक्य में हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और आउटविट का मतलब होता है किसी को चतुराई में मात देना। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, आउटविट, और थर्ड फॉर्म है आउटविटेड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द पॉटर न्यू मतलब जो पॉटर था वो जानता था, ही हैड बीन आउटविटेड मतलब उसको चतुराई में उसे मात दी गई है या मात दी गई थी, वो ये इस बात को जानता था। एंड बेग्ड पार्डन, और बैग का मतलब होता है किस चीज़ की विनती करना, बैग, और पार्डन मतलब माफ़ी, और उसने माफ़ी की विनती की। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जो बीरबल थे उस मतलब बीरबल ने उस धोबी की मदद की और उसको ऐसा करने को कहा कि आप उनसे राजा साहब से कहो कि वो एक इतना बड़ा बर्तन बनाए ताकि उसमें वो हाथी को डुबो के अच्छे से नहला सके। और जाहिर सी बात है ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से अब इस चाल से वो जो कुम्हार था वो भी परेशान हो गया, क्योंकि जब हाथी उस बर्तन में घुसा तो वो बर्तन टूट गया, जिसकी वजह से और वो भी समझ गया कि इसके पीछे भी मतलब उसको चतुराई से मात दी गई है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देन अकबर आस्क्ड द वॉशरमैन, फिर जो अकबर थे उन्होंने आस्क्ड द वॉशरमैन मतलब कि वॉशरमैन से, धोबी से पूछा, हु गेव यू दिस आइडिया टू आउट स्मार्ट द पॉटर। क्या मतलब वो, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन। हु गेव यू दिस आइडिया मतलब आपको ये जो आइडिया था, जो ये विचार था, वो किसने दिया। टू आउट स्मार्ट द पॉटर, आउट स्मार्ट मतलब कि दिमाग से चतुराई से हराना, टू आउट स्मार्ट द पॉटर मतलब कुम्हार को चतुराई से जो हराने का जो आइडिया है वो आपको किसने दिया। सायर मतलब कि राजा साहब, इट वॉज बीरबल वो बीरबल थे। ही सैड उसने कहा, अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड विद बीरबल, और जो अकबर थे वो बीरबल से बहुत ज़्यादा खुश थे। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि यदि आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो कृपया करके आप कमेंट के माध्यम से बताएं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आज की कहानी में अगर आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो तो आप उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।